नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। जैसा कि आपको सबको पता है, कल निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। तो बजट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है पार्लियामेंट में तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही है। सेकंड, आपकी प्रायोरिटीज बताई जाती है कि गवर्नमेंट किस किस चीज पे क्या क्या प्रायोरिटीज रख रही है। थर्ड, आपका बताया जाता है कि कौन कौन सी न्यू स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, किस स्कीम्स पे कितना पैसा लगाया जाएगा। देन पार्ट बी में बताया जाता है टैक्स। टैक्स मतलब आपका डायरेक्ट टैक्स कैसे आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आ रहा है, इनकम टैक्स कितना लगने वाला है, क्या क्या टैक्स स्लैब्स रखी गई है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज क्या रखी गई है। ये आपका पार्ट बी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या समझते हैं कि सबसे पहले आपका जो बजट एस्टिमेट किया गया है 2025-26 का, सबसे पहले आपका क्या बताएंगे, कितनी हमारी कमाई होगी, कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ये आप मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं, कमाई हुई मान लीजिए 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की कमाई हुई इंडियन गवर्नमेंट की, राइट। खर्चा कितना है, मैं मान लेता हूं 12 लाख करोड़ का खर्चा बता दिया गवर्नमेंट ने, एस्टिमेटेड है, राइट। डिफरेंस कितना है, 2 लाख करोड़ का, तो बैलेंस शीट को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो 2 लाख करोड़ खर्चा और कहां से लिया जाए, वो आएगा आपका बोरोइंग से। इसलिए बोला गया है रिसीट हमारी है टोटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 34.96 लाख करोड़, और इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसी को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। डिफरेंस और एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया जाएगा। इसमें आपका नेट टैक्स रिसीट कितना आएगा, 28.37 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर की बात की जाए, टोटल आपका 50.65 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 11.21 लाख करोड़ रहेगा, जो कि आपका 3.1% ऑफ है टोटल जीडीपी। देन आपका बोरोइंग्स एंड डेफिसिट्स की डिस्कस किया गया कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है। मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपका जो टोटल रिसीट होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जितना भी आपका एक्सक्लूड बोरोइंग कर देंगे उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डेफिसिट्स, उसमें आपको समझ आ जाएगा। आपका ग्रोस मार्केट बोरोइंग्स रहेगा 14.82 लाख करोड़, जो कि फिस्कल डेफिसिट आपका रहेगा 4.4% ऑफ योर टोटल जीडीपी। अब ये पैसा लिया कहां से जाता है, आरबीआई से लिया जाता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ली जाती है, ठीक है, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जो पॉइंट्स बता देता हूं कि बजट में क्या होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। इसमें भी टाइप हो जाती है। एक होता है आपका रेवेन्यू, आपका रिसीट, और आपका कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है कि मंथली, फॉर एग्जांपल आपका जो सैलरी ले रहे हैं आप, या सालाना जो आपका टीडीएस निकल के आ रहा है, या फॉर एग्जांपल आपको जो भी मतलब लगा लीजिए कि एक साल में आपकी मंथली सैलरी आ रही है, एक साल में कोई आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, मतलब रोजमर्तबा की जो एक्टिविटीज होती है उसका पार्ट मान लीजिए। कैपिटल में फॉर एग्जांपल क्या होता है, मैंने फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन ले ली, बाइक ले ली। अब बाइक में जो डेली आपका पेट्रोल डलेगा दैट इज योर रेवेन्यू में पार्ट हो गया, बट आपने एक बार जो बाइक ले ली है वो आपका किसका पार्ट रहेगा, कैपिटल का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आपका रेवेन्यू और कैपिटल का इसमें बताया गया है। देन आपका क्या है, अब रेवेन्यू रिसीट में भी दो टाइप की हो जाती हैं आपकी, वन आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा हो जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। टैक्स रेवेन्यू आपका एक डायरेक्ट टैक्स, मैंने आपको बताया कि जो किस में आएगा, बजट में पार्ट बी में डिस्कस किया जाता है। आपका टैक्स रेवेन्यू में रहेगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या रहेगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, देन आपका वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली ले रही है, ठीक है, बेसिक। देन आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपका सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडिड वेट हट चुका आपका, जैसे अब इन सारी जगह क्या आ गया, आपका जीएसटी आ गया, इन चीज को हटा के, ठीक है। अब जीएसटी में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, राइट। जीएसटी आप फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप पे टोटल 5% टैक्स लगता है, आप पे जो भी बिल आया, बट दिया तो आपने पर इनडायरेक्ट वे में दिया, वो जीएसटी अब जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 5% जीएसटी है तो उसका 2.5% किसको दे रहे हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आपका दूसरा 2.5% आप किसको दे रहे हैं, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को। तो 5% तो आपने तो रेस्टोरेंट के ओनर को दिया ना, ठीक है। अब रेस्टोरेंट का ओनर किसको देगा, वो देगा किसको, गवर्नमेंट को। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देन आपका नॉन टैक्स में क्या आता है, रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू और कहां से जनरेट कर सकती है, रेवेन्यू जनरेट करेगी इंटरेस्ट जो मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट्स को पैसा दिया है, उसके बदले में गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी,
देन आपका क्या है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, जहां पैसा लगाया प्रॉफिट आया, डिविडेंड आया। देन आपका क्या है, फीस, जितनी भी फीस लगी है, फाइन्स लगी है, जो भी आप लगा लीजिए, रोड टैक्स दे रहे हैं, या आप लगा लीजिए जितने भी आपके चालान कटते हैं, ठीक है। आपका एक्सटर्नल ग्रांट्स जितनी भी दी जाती हैं, एक्सटर्नल ग्रांट जो मिलती हैं, क्योंकि रेवेन्यू का पार्ट है, दी जाने वाला अलग चीज है, ग्रांट देना और लेने में अलग है। मिलेगी तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू का पार्ट रहेगा ना। जो भी एक्सटर्नल ग्रांट, ये आपका कहां से आ सकता है, आपका किसी बैंक से आ सकता है, वर्ल्ड बैंक या कोई भी बाहर की देश आपसे पैसा देना चाहता है। पर हम भी जैसे पैसा देते हैं, मालदीव्स को दे रहे हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, नेपाल को दे रहे हैं, भूटान को दे रहे हैं, किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, या आपकी अफ्रीकन कंट्रीज को दे रहे हैं कुछ ना कुछ पैसा। तो ये आपका एक्सटर्नल ग्रांट अगर दे रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, अगर ले रहे हैं तो वो किसका हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट हो जाएगा। स्पेशल असेसमेंट देखा जाएगा आपका। देन आता है आपका कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में क्या रहेगा आपका, रिकवरी ऑफ लोन। कैपिटल रिसीट मतलब बड़ा पैसा, एक बार इन्वेस्ट किया वो फिर से आ रहा है आपका। कैपिटल रिसीट मतलब रिकवरी ऑफ लोन। फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए किसी को दिए थे, उसका इंटरेस्ट आ रहा था, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट, बट आपका कैपिटल वापस दे दिया गया है, तो दैट इज योर कैपिटल रिसीट। देन आपका डिसइन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितनी पीएसयूज हैं उसको ट्राई कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करने की, या कुछ शेयर्स को दे रहे हैं, तो दैट इज योर डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फॉर एग्जांपल आपका बोल दिया भाई 1 एकड़ की मेरी जमीन है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इतने पार्ट को डिसइन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसको फॉर एग्जांपल 1 लाख की ये जमीन होगी, तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आ गई ना, तो दैट इज योर कैपिटल रिसीट। अब आती है बोरोइंग। बोरोइंग, टोटल बोरोइंग याद कीजिए, फिस्कल डेफिसिट। तो बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिसीट। अब इस पे इंटरेस्ट देंगे, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस चीजों को समझिए, ये 2-3 पॉइंट से समझने के हैं कि कैपिटल बड़ा अमाउंट आ रहा है तो वो आपका कैपिटल रिसीट का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब बड़े अमाउंट का अब हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो आपका रेवेन्यू। देखते हैं ना कि आप फॉर एग्जाम्पल ईएमआई देते हैं, ये एग्जांपल ले लीजिए, मंथली आप जो ईएमआई देते हैं वो आपका किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इंटरेस्ट जो दे रहे हैं आप। ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स भी आपका किसमें इंक्लूड हो जाता है, आपका कैपिटल रिसीट में। देन आपका आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में वही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन यूर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपने बोरोइंग की थी उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। देन आपका पेमेंट ऑफ सैलरीज, जो सैलरीज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, वो किसका पार्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, जब हम डेफिसिट्स करेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आपका ग्रांट्स दी गई हैं, सब्सिडीज दी गई हैं, अब डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो योर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप कहेंगे सर ये कैपिटल में क्यों नहीं है, क्योंकि डिफेंस में जो जा रहा है सालाना बजट निकल के जो पैसा जाता है वो गवर्नमेंट किसको देती है, डिफेंस सेक्टर में देती है, तो दैट इज योर कॉल्ड योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये सारी चीजों में जाता है आपका किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत। देन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, या फॉर एग्जांपल आप कह दीजिए लोन दिया जा रहा है स्टेट्स को, ग्रांट्स दिए जा, आपका फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन्स दिया जा रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन की जा रही है, रीपेमेंट की ना, जो हमने बोरोइंग की थी उसको रीपे भी तो करेंगे, रीपे करेंगे तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारे आपके किसके बजट के पार्ट है, जिसमें रिसीट्स का बताया, एक्सपेंडिचर का बताया, टैक्स नॉन टैक्स हमने डिस्कस किया, देन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। अब इसी में देख लीजिए टाइप ऑफ डेफिसिट्स। टाइप ऑफ डेफिसिट आपका बजट डेफिसिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग्स में भी आए हुए हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, राइट। तो आपका बजट डेफिसिट क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपका टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख एक्सपेंडिचर किया और 13 लाख आपने क्या किया, करोड़ में है ये, कभी लाखों में समझो, ठीक है, 13 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया, वही आपका 13 लाख करोड़ आपने 15 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर किया, 13 लाख करोड़ आपने रिसीट्स में लिया, तो बच गया क्या, 2 लाख करोड़। अब होता क्या था, ये बजट डेफिसिट्स में आरबीआई को बोला जाता था, गवर्नमेंट क्या कहती थी आरबीआई को कि इतना पैसा छाप दो, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1997 में। ठीक है, देन आपका आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपल, क्या क्या, रेवेन्यू जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है माइनस योर रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, देन आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या होता था, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता था उसमें कितना पैसा गवर्नमेंट यूज कर रही है, आपका डिफेंस सेक्टर, सब्सिडीज, पेंशन, तो पता नहीं चलता था। जब हम जो बोरोइंग्स जो लेते थे उसका लोन का जो रीपेमेंट करना पड़ता था, लोन का कौन से वाला रीपेमेंट, टैग वो वाला इंटरेस्ट रेट जो था, तो इंटरेस्ट रेट को माइनस कर दिया गया, तो ग्रांट आपका बन गया कौन सा, फिस्कल डेफिसिट माइनस
आपका इंटरेस्ट रेट पेमेंट, जितनी भी फिजिकल डेफिसिट है उसको माइनस कर देंगे, उसका प्राइमरी डेफिसिट बन गया। पी से पी याद रख लेना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या आ गया, जो जितना भी ग्रांट दिया गया है, जितना भी ग्रांट दिया गया है आपका किस में, कैपिटल एसेट फॉर्मेशन में, जो ग्रांट दिया गया है उसको माइनस करेंगे तो आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इफेक्टिवली हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है कि जो हमने ग्रांट दिया है उसको माइनस कर देंगे, जो कैपिटल एसेट्स के लिए था, ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स। प्राइमरी डेफिसिट बता दिया, फिजिकल डेफिसिट हमने अभी डिस्कस किया था। देन आपका मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई बाय प्रिंटिंग नोट्स, जितने भी आपकी प्रिंटिंग करेंसीज करेंगे ये इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मार्केट में घूमेगा उतना ज्यादा आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देन आपके अभी डिस्कस किया गया बजट में 4 पिलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, एक एक पिलर की स्कीम्स, एक एक पिलर्स के जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपके 4 पिलर्स डेवलपमेंट बजट में क्या बताया गया, आपका एक एग्रीकल्चर, एक दूसरा आपका एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस, देन आपका इन्वेस्टमेंट, देन एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर एज ए फर्स्ट इंजन, ठीक है, एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन माना गया। टोटल आपके 4 पिलर्स बताए थे जिसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें सबसे पहला काम करेगा एग्री डिस्ट्रिक्ट्स बनाना। ये किसके तहत रहेगी, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत। जितने भी लो प्रोडक्टिव वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और 100 डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए और साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स के तहत, 100 डिस्ट्रिक्ट बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। देन आपका आता है रूरल प्रोस्पेरिटी, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी स्किल को बढ़ाकर, स्किल्स को इंक्रीज करके क्या किया जाएगा, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाकर, इन्वेस्टमेंट करके उन पे स्किल को बढ़ाकर क्या कराया जाएगा, इंप्लॉयमेंट पे फोकस किया जाएगा। जो भी रूरल प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जाएगा, मतलब रूरल सेक्टर के जो एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, विलेजेस में जो रह रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है इतनी, तो उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट इन देयर रूरल एरियाज। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंपल्सिस, इसमें क्या बताया गया है कि 6 साल का मिशन रखा गया है दाल के ऊपर, तुर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, कौन कौन सी दाल आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन आएगा, याद हो तो आपका सीरियल्स के रिलेटेड, तो 3 पॉइंट्स आपके आ सकते हैं। अब क्या है कि इंडिया में क्या गया था कि सबसे ज्यादा आपकी पल्सेस भी उगाई जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका यूपी वगैरह में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब बताया क्या गया है कि इंपोर्ट भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा से कर रहे हैं, म्यांमार से कर रहे हैं, आपका लगा लीजिए कंबोडिया से कर रहे हैं, इंडोनेशिया से कर रहे हैं, यूएसए से भी इंपोर्ट करते हैं, रशिया से भी करते हैं, टर्की से भी इंपोर्ट करते हैं। तो क्या बताया कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा, फॉर एग्जांपल अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है, डॉलर में पैसा जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि 14% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो टोटल 25% क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड का हम यहां पे अपने देश में बोते हैं। फिर भी प्रोडक्टिविटी तो ठीक है, बट डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है तो बाहर देशों से मंगाया जाएगा, राइट। देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे फोकस किया जाएगा, एनहांस करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी प्राइसिंग, हर एक चीज को एनहांस किया जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी पैसा लगा रही है गवर्नमेंट। देन आपका क्या रहेगा, मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। अब मखाना सबसे ज्यादा कहां उगता है, आपका बिहार में, वहां पर एक बोर्ड बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश इन बिहार फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे डिमांड बढ़ती जा रही है, यूएस, कनाडा, इवन आपके जो मिडल ईस्ट में है, मखाना की डिमांड बढ़ रही है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बढ़िया क्वालिटी का देखते हुए, उनकी मार्केटिंग को देखते हुए उनको क्या बना दिया जाएगा, आपका मखाना बोर्ड बना दिया जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है। देन आपका हाई यील्डिंग सीड्स स्ट्रेंथन की जाएगी, रिसर्च करेंगे और हाई यील्ड वेराइटीज पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी क्रॉप्स है उन पे फोकस किया जाएगा। फिशरीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस की जाएगी, आपका मेनली आंध्र प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप पर। देन आपका कॉटन मिशन में यही बताया गया कि 5 ईयर का प्लान बनाया गया है, जिसमें बेटर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए मोर आपका जो नेशनल मिशन बनाया गया है फॉर कॉटन प्रोडक्शन। देन केसीसी क्रेडिट कार्ड, आपका किसान क्रेडिट कार्ड में बोल दिया गया है कि आपकी जो लोन लिमिट जो 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यह क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका यूरिया प्लांट बनाया जाएगा, 12.7 लाख मेट्रिक टन। आपका कहां बनाया जाएगा, असम में। असम में कहां बनाया जाएगा, नमरूप, याद रख लेना इसको, NAMRUP, ठीक है, राइट। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर जो फर्स्ट इंजन है उसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या चीज थी, तो मैं आपको बता देता हूं यहां ब्रीफली। 1860 में आपका फर्स्ट बजट आया था, जब ब्रिटिश राज था 1860 में फर्स्ट बजट आया था। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, जेम्स विल्सन, राइट, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1860 में आपका फर्स्ट बजट आया था। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 1921 में एक्वर्थ कमीशन आया। इसने क्या किया एक्वर्थ ने, 1920 में रेलवे बजट को अलग कर दिया। बट 2017-18 में 2017-18 में किस कमेटी से, विवेक देबरॉय कमेटी की सजेशन पे दोबारा से रेलवे बजट को सेम बजट में, एक ही बजट में मिला दिया गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना, ये बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है, वन लाइनर पॉइंट्स थे ये। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है कि ये हमने डिस्कस कर ही लिया। देन आपका नेफेड जो है क्या है, बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एस्टेब्लिश की गई थी आपकी 1958 में एज ए एपेक्स बॉडी। अब ये क्या करेगी, जितना भी आपका एग्री मार्केट है, एग्री प्रोडक्ट है, उसको प्रोक्योर करती है, ठीक है। पहले आपका अनियन था, टमाटो था, अब क्या करे, पल्सेस के लिए प्रोक्योर करेगी आपके अगले 4 साल के लिए। अब कौन देखेगा 4 साल के लिए, अब किसानों को क्या बोला गया, जो आपका ये टारगेट था, कहां था आपका, ये रहा, आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। तो नेफेड को क्या बोला गया कि आप क्या करेंगे, 4 साल तक आप ही प्रोक्योर करेंगे, ठीक है, राइट, ऑन ए मार्केट प्राइस, जो भी वैल्यू होगी उस टाइम पे। तो मार्केटिंग देखेंगे, स्टोरेज देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है इनके, राइट। देन नेक्स्ट आपका एमएसएमईज एज द सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट। एमएसएमई को क्या बोला गया, सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट। क्यों बोला गया है, अगर आप देखेंगे तो 45% आपका टोटल एक्सपोर्ट यही करता है जी। तो टोटल एक्सपोर्ट करता है, तो इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट, रोल प्ले जितना भी है, यही करता है आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसमें क्या करा है, एमएसएमई को क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया गया है। चेंज करने का मतलब क्या है कि पहले क्या चीज होती थी, वो टर्नओवर क्या था, क्या माइक्रो का करंट टर्नओवर क्या था, फॉर एग्जांपल 1 लाख है, इसको बढ़ा के रिवाइज कितना 2.5 एंड 2x बढ़ा दिया गया है, तो 2.5 हो गया रिवाइज्ड, राइट। टर्नओवर देखेंगे तो आपका कितना है, करंट 5 है तो उसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2, क्या बोला है 2.5 एंड इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अगर आपको याद भी है तो माइक्रो स्मॉल उसके अकॉर्डिंग, स्मॉल को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2.5 से 25 हो गया, वही आपका करंट टर्नओवर 50 लाख है, तो आपका ये 1 CR हो गया है। मीडियम का 50 तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 125, और सेम आपका टर्नओवर 250 है तो आपका ये 500 हो जाएगा, राइट। तो टर्नओवर की बात की गई, एमएसएमई क्लासिफिकेशन को बढ़ा दिया गया है कितना, 2.5 को किसमें, इन्वेस्टमेंट में, और टर्नओवर में 2, याद रखना 2.5x किसमें, आपके इन्वेस्टमेंट में, और टर्नओवर में 2x कर दिया गया है, डन। देन आपका आता है माइक्रो आपका एंटरप्राइज क्रेडिट, 5 लाख क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, 5 लाख क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे, किसको, माइक्रो क्रेडिट एंटरप्राइजेस को, ठीक है, और फॉर 5 लाख क्रेडिट कार्ड फॉर 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जितने भी आपके 5 लाख क्रेडिट कार्ड है, 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को ये प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्टार्टअप फंड्स फॉर फंड्स ऑफ फंड, इसमें 10,000 करोड़ फंड दिया जाएगा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मेन टारगेट क्या है, एमएसएमई को बढ़ाना, ताकि अगर आप देखेंगे 45% एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, तो और डेवलप किया जाए इनको, क्योंकि ये सेकंड इंजन माना गया है। सबसे पहला इंजन कौन सा है, एग्रीकल्चर, सेकंड इंजन किसको प्रायोरिटी दी गई है, एमएसएमईज को प्रायोरिटीज दी गई है। तो स्टार्टअप के लिए क्या हुआ, 10,000 करोड़ लगाया जाएगा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं 2 करोड़ टर्म लोन दिया जाएगा, 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या बताई गई है, 5 लाख वुमेन, और उसी में SC/ST एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, ठीक है, उसी में क्या रहेंगे, वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को 2 लाख तक का टर्म लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट फुटवेयर लेदर में क्या बताया कि 22 लाख जॉब क्रिएट की जाएगी, जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं इन फोकस किया जाएगा, जो कि 4 लाख आपका करोड़ टर्नओवर है, 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भी करती है। तो कितनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी आपकी, इससे 22 लाख आपकी जॉब्स क्रिएट की जाएगी, किस इंडस्ट्रीज में, फुटवेयर और आपके लेदर इंडस्ट्रीज में। टॉय इंडस्ट्रीज को भी एक्सपेंड किया जाएगा, ग्लोबल टॉय हब बनाया जाएगा इंडिया को, इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है।
आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अगर बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। बिहार में क्या बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये आपका, फूड प्रोसेसिंग आपका बनाया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की जाए तो आपकी स्मॉल और मीडियम लार्ज आपके जितने भी इंडस्ट्रीज है अंडर मेक इन इंडिया पे काम फोकस करेंगे, तो आपका क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपका डिस्कस कर ही लिया। देन आपका आता थर्ड इंजन जो कि है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब आपके लोगों पर जो इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा। सबसे पहला आपका क्या रहेगा, सक्षम आंगनवाड़ी आपकी पोषण स्कीम के तहत क्या है कि 2 लाख आंगनवाड़ीज को सक्षम आंगनवाड़ीज के तहत प्रमोट किया गया है। अब किस पे फोकस किया गया है, बच्चों पे, आपकी एडोलेसेंट गर्ल्स पे, देन आपकी लैक्टेटिक वुमेन पे और प्रेग्नेंट वुमेन पे फोकस किया गया है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है जो इनका गिरा हुआ है उस पे फोकस किया गया है, उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए। क्वालिटी टेस्टिंग रहेगी, आपका टेक होम राशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया जाएगा, ट्रेडिशनल आपकी जो कम्युनिटी फूड हैबिट्स है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये आपका किसका है, मिशन पोषण 2.0, और इसमें एनहांस किया जाएगा क्या, न्यूट्रिशन लेवल सपोर्ट, राइट, गर्ल्स के लिए, बच्चों के लिए, और आपके वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और आपके लैक्टेटिक वुमेन के लिए, राइट। देन आपके बनाया जाएगी अटल टिंकरिंग लैब। अब इसमें क्या किया जाएगा, 50,000 लैब्स और बनाई जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में अगले 5 साल में, कि मेन फोकस आपका थ्योरेटिकल में ही दिमाग ना चले, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको जब प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी तो आपकी स्किल क्या रहे होगी, डेवलप होगी। ठीक है, देन आपका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ा दिया जाएगा स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स में अंडर भारत नेट के तहत। देन आपका रहेगा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसमें जो जितनी भी इंडियन लैंग्वेज की बुक है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, डिजिटलाइज किया जाएगा, तो याद रखना आपका भारतीय भाषा आपका पुस्तक स्कीम में क्या रहेगा, डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाएगा जितनी भी इंडियन लैंग्वेज की बुक्स हैं उनको। देन रहेगा स्किल एक्सीलेंस, आपके 5 सेंटर ऑफ आपके स्किल एक्सीलेंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ बनाए जाएंगे। तो याद रखना 5 सेंटर्स बनाए दिए जाएंगे। आईआईटी का एक्सपेंशन होगा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी 5 आईआईटीज है उनमें एक्सपेंड किया जाएगा ताकि 6,500 स्टूडेंट्स और उसमें एनरोल किए जा सके, ताकि ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए स्किल डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जैसे आप देखेंगे आपका चैट जीपीटी चल रहा है और काफी एआई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो एआई को और प्रमोट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो एजुकेशन में 500 करोड़ जनरेट दिए जाएंगे एआई, जो कि सेक्टर ऑफ आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। देन आपका रहेगा मेडिकल एजुकेशन में प्रोवाइड किए जाएंगे 10,000 और सीट बढ़ाई गई है मेडिकल एजुकेशन में, जैसे आपका जितने भी आपके एमबीए कर रहे हैं, सॉरी आपका एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए। और नेक्स्ट ये रहेगा आपके 75,000 इन नेक्स्ट आपके 5 ईयर में। 10,000 तो आपके अगले साल ही बढ़ा दिए जाएंगे और अगले 75,000 सीट बढ़ा दी जाएंगी अगले 5 साल में। कैंसर केयर आपकी 200 डे केयर, ठीक है, 200 डे केयर सेंटर बना दिए जाएंगे आपके इसी साल 2025-26 में। और आपके अगले 3 साल के अंदर कितने बना दिए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जाएगी 3 से 4 साल के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में आपके कैंसर केयर सेंटर ओपन कर दिए जाए। अर्बन लाइवलीहुड की बात की जाए, स्कीम फॉर सोशल आपके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा। देन पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम में क्या किया है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्या किया, उनकी यूपीआई लिंक्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो लिमिट को बढ़ा दिया गया है 30,000 तक। तो क्या रहेगा, स्वनिधि स्कीम के तहत जो गिग वर्कर्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा, एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती ना, कोई उनका कहेंगे इमेज ही नहीं है ना, वो कमा पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि गिग वर्कर्स हैं। आपका ब्लिंकिट लगा लीजिए, स्विगी लगा लीजिए, ओला, उबर, तो उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड रजिस्टर करना पड़ेगा उनको, किसको, ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, अब इनसे क्या हो जाएगा, इनको क्या मिलेगा, हेल्थ केयर अंडर किसके, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत इनको इसमें एनरोल किया जाएगा, और 1 करोड़ जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको इसमें काफी हेल्प मिलने वाली है। देन आपका क्या रहेगा, स्कीम फॉर सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जाएगी, पीएम स्वनिधि स्कीम रिवैम्प्ड करेंगे ना, जितने भी लोन है फ्रॉम द बैंक्स, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, 30,000 की उसकी लिमिट बनाई गई है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग स्पोर्ट के तहत। ये आपका रहेगा पीएम स्वनिधि। गिग वर्कर्स वेलफेयर बता ही दिया है मैंने आपको, आईडी कार्ड दिए जाएंगे, ई श्रम रजिस्ट्रेशन होगा, जन आरोग्य है उनको योजना के तहत उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग कितने आपके
1 करोड़ गिग वर्कर्स को। तो ये आपका थर्ड पिलर रहा लोगों पर इन्वेस्ट करने का। सबसे पहला आपका एग्रीकल्चर, सेकंड आपका एमएसएमईज, देन आप पे इन्वेस्ट इन पीपल, राइट। तो फोर्थ पिलर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ पिलर है इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी में क्या रहेगा? पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। 3 साल तक के जितने भी आपके 3 ईयर आपके प्रोजेक्ट्स हैं पीपीपी मॉडल पे काम करने के लिए, तो प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, उन पे काम किया जाएगा। देन आपका क्या? स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा। कितना? 1,50,000 करोड़ किसको दिए जा रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाएगा फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और विदाउट इंटरेस्ट रहेगा ये, फ्री, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, कैपेक्स एंड रिफॉर्म्स में। एसेट मोनेटाइजेशन, जितना भी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी एसेट है, ठीक है, किधर गया? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जितना भी एसेट मोनेटाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपका, इंडियन गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, ना इसका यूज हो पा रहा है ना कुछ और हो पा रहा है, तो क्या करेगी? इसको किसी को रेंट पे दे देगी। एसेट को मोनेटाइज किया जा रहा है, तो क्या किए जाएंगे? 10 लाख करोड़ को री इन्वेस्ट का प्लान करने का 2025 से लेके 30 तक का प्लान है, ठीक है। देन आपका जल जीवन मिशन, जो 2024 तक का टारगेट था कि रूरल एरियाज में नल से जल प्रोवाइड करना, वो 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है एनहांस्ड आउटले के तहत। देन आपका अर्बन चैलेंज फंड, जितना भी अर्बन इश्यूज आ रहे हैं सिटी ग्रोथ में, सैनिटाइजेशन में, वाटर सैनिटाइजेशन में, तो जितना भी इश्यूज हैं अर्बन एरियाज में, आपका पोल्यूशन से रिलेटेड हो, आपका ट्रैफिक से रिलेटेड हो, तो अर्बन चैलेंज फंड को दिया गया 1 लाख करोड़ फॉर सिटी ग्रोथ एंड योर सैनिटेशन के लिए। 10,000 करोड़ दिया जाएगा अलोकेट इन 2025-26 में, 10,000 करोड़ 2025-26 में ही दे दिया जाएगा। न्यूक्लियर मिशन पे काम किया जाएगा, जितना भी आपका न्यूक्लियर मिशन है उस पे फोकस किया जाएगा, लॉज को अमेंड किया जाएगा, 20,000 करोड़ दिया जाएगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए। जितने आपके 5 मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो 2033 तक ही, जो कि इंडिजिनस डेवलप्ड रहेंगे, उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये फोकस एरियाज में है। देन आपके शिप बिल्डिंग की बात की जाएगी, रिवैम्प्ड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, एचएमएल इंक्लूसिव फॉर लार्ज शिप्स, जो आपका हिंदुस्तान मैरीटाइम जो लिमिटेड है उसके तहत जितने भी आपके सेक्टर्स है इंक्लूड किया जाएगा फॉर लार्ज शिपिंग्स के लिए। मैरीटाइम डेवलपमेंट किया जाएगा 25,000 करोड़, और इसमें क्या बोला गया कि 45% कौन देगा? सॉरी 49% गवर्नमेंट देगी, बाकी पैसा कहां से आएगा? जो पोर्ट से जो पैसा कमाया जा रहा है, राइट, प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा कमाया जा रहा है वो पैसा वहां से आएगा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड्स के लिए। नेक्स्ट आपका उड़ान स्कीम के तहत कि 120 नई डेस्टिनेशन बना दी जाएगी, और जितने भी आपके 4 करोड़ पैसेंजर्स को अगले 10 साल में हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। सपोर्ट दिया जाएगा फॉर स्मॉलर एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स के लिए। देन बिहार एयरपोर्ट को फोकस किया गया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एंड पटना और बीता एक्सपेंशन किया जाएगा, जो भी ब्राउनफील्ड जो एयरपोर्ट है उस पर भी फोकस किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा उसमें। वेस्टर्न कोसी कैनाल, जितना भी वेस्टर्न कोसी कैनाल है, आप देखेंगे सोर ऑफ बिहार कौन सी आपकी रिवर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर बिहार ईआरएम प्रोजेक्ट के तहत। माइनिंग रिफॉर्म की अगर बात की जाए तो क्रिटिकल मिनरल, आपके जो मिनरल है उनके रिकवरी पॉलिसीज पे काम किया जाएगा। देन आपका स्वामी फंड 2, इसमें 15,000 करोड़ दिए जाएंगे, 1 लाख जो हाउसिंग यूनिट, जितने भी हाउसिंग यूनिट्स हैं जो रुक गए हैं किसी रीजन की वजह से, या आपका फाइनेंशियल इशू हो, या आपका कोई गवर्नमेंट इशू हो, किसी पे फाइल अटकी हुई है, किसी का कुछ हुआ है, तो आपका स्वामी स्कीम के तहत इसमें क्या है, फंड प्रोवाइड दिया जाएगा कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के लिए, ठीक है, फैसिलिटेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, और बैंक्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। 15,000 करोड़ फंड दिया जाएगा, जो कि हेल्प करेगा कितने आपके 1 लाख यूनिट्स की फोकस किया जाएगा। 50,000 डेवलपर्स को यूनिट्स वर्क कंप्लीटेड हो चुकी है 2024 तक 25 तक, और अब नए प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। 40,000 यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड इन 2025, राइट। तो आपके स्वामी फंड हो गया। टूरिज्म फोकस किया जाएगा, टोटल 50 डेस्टिनेशन पे आपके जितने भी आपके चैलेंजेस मोड्स हैं उन पे काम किया जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट आपका क्या, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, इनोवेशन पे फोकस किया गया है। R&D आपका जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे 20,000 करोड़ लगाया जाएगा।
इसमें क्या बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इनिशिएटिव रहने वाला है ये। देन आपका क्या रहेगा, डीप टेक फंड्स, जितने भी आपकी डीप टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल आपका AR VR लगा लीजिए, बिग डाटा, क्रिप्टो, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके किसके पार्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी। डीप टेक का क्या मतलब है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को आपका थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली आपका कन्वर्ट करना, तो दैट इज योर डीप टेक। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, विजन आपका स्पीच एल्गोरिथम हो गया, सारे आपके डीप टेक का पार्ट है। फंड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स के लिए। देन नेक्स्ट आएगा PM रिसर्च फेलोशिप, इसमें 10,000 फेलोशिप्स दी जाएगी IIT और आपके जो IISCs के लिए विद एनहांस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जीन बैंक बनाया जाएगा, सेकंड जीन बैंक बनेगा विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस के तहत। देन आपका क्या रहेगा, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, इसमें क्या बताया गया, डेवलपिंग किया जाएगा जो जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डाटा है, मतलब लैंड डाटा को डिजिटली कन्वर्ट कर देना। ठीक है, देन नेक्स्ट है ज्ञान भारतम, जितना भी आपका रहेगा सर्वे कन्वर्सेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। क्या रहेगा आपका ज्ञान भारतम मिशन, सर्वे करा जाएगा, कंजर्व किया जाएगा और इवन डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाएगा। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया। देन आपका एक्सपोर्ट को क्या बोला गया है, फोर्थ सेक्टर बोला गया आपको एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पे काम किया जाएगा। अब देखा होगा आपका किसका, MSME पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इनको सेक्टोरल और मिनिस्ट्रियल टारगेट किया जाएगा फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी आपकी, कॉमर्स मिनिस्ट्री रहेगी, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन आपका कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। क्या बोला गया है, सेक्टोरल और मिनिस्ट्रियल टारगेट फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ, अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा और मिनिस्ट्रीज को मिलकर काम करना होगा इन पे। भारत ट्रेड नेट, इसमें क्या बोला गया, BTN यूनिफाइड ट्रेड प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए फाइल देनी पड़ती है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लगता है, तो सिंपल बना दिया गया है भारत ट्रेड नेट, जो कि यूनिफाइड ट्रेड प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग। नेक्स्ट रहेगा आपका नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC मतलब आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन टायर 2 सिटीज। आपको पता होना चाहिए टायर 2 सिटीज, ठीक है, जितने भी टायर 2 सिटीज हैं उनमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा आपका टायर 1, आपके 50,000 से 1 लाख के बीच आपकी टायर 2 सिटीज हो गई। ठीक है, तो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के लिए, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC। नेक्स्ट आपका रिफॉर्म एज ए फ्यूल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला आपका क्या रहेगा, FDI इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में पहले क्या था, 74% था ये। ठीक है, FDI इन इंश्योरेंस 74% था, इसको 100% कर दिया गया है, पर एक कंडीशन रख दी गई है कि जो 100% जो रहेगा इन्वेस्ट किया जाएगा, प्रीमियम का 100% इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया में। लिमिट इंक्रीज टू 100%, आप 100% ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं FDI। पहले कितना था, 74% था। ठीक है, ये आपका FDI इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, राइट। NABFID क्रेडिट फैसिलिटी, पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर इंफ्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो फंड होता है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर किया जाएगा, जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं डेवलप करने के लिए क्रेडिट स्कोर फॉर रूरल पॉपुलेशन के तहत। देन आपका रहेगा पेंशन सेक्टर्स में कोऑर्डिनेट किया जाएगा फर्म्स को फॉर पेंशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। देन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमेटीज बनाई जाएंगी फॉर हायर लेवल कमेटी टू रिव्यू नॉन फाइनेंशियल रेगुलेशंस। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस किया जाएगा इंडेक्स, मतलब रैंकिंग, स्टेट्स की रैंकिंग की जाएगी, जो कि क्या डिस्कस करेंगे, आपके फेडरलिज्म पे फोकस किया जाएगा कि कंपटीशन बढ़ सके आपस में स्टेट्स में। जन विश्वास बिल 2.0 डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा 100%, आपके 100+ प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, जितने भी क्रिमिनल, हर जो मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड डाल दिया जाता है कि इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, क्रिमिनल बना दिया गया, या इसने पेनल्टीज नहीं दी है, इसने ये नहीं दिया है, तो डीक्रिमिनलाइज किया गया। यानी मेन फोकस किस पे किया जा रहा है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सब से क्या समझे आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे फोकस किया जा रहा है मेनली। ठीक है, तो जन विश्वास बिल में क्या बता दिया गया, जो कि 100+ प्रोविजन से उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है लॉज को। राइट, देन आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स, आपका पार्ट 2 आ गया, ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, 4 पिलर्स थे, या आपके बोल सकते हैं ट्रेन के 4 डिब्बे थे, उनको डिस्कस किया, एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट और आपका एक्सपोर्ट।
देन आपका आता है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। सबसे पहले आपका डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स आएगा। सबसे बड़ी बात जो कि न्यूज में भी फैली हुई है, देख रहे होंगे आप, 12 लाख तक जो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 12 लाख है आपकी मंथली, 1 लाख की सैलरी है आपकी, जो कि आपकी 12,75,000 तक जा सकती है इन, ठीक है, सैलरीड में। तो क्या रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? किसको? जिनकी सैलरी 12 लाख तक है। पहले कितना था ये आपका? 7 लाख था जी, ठीक है। सिंप्लीफाइड कर दिया गया टैक्स बिल्स को। जितने भी आपका क्या रहेगा, बूस्ट कंजम्पशन, सेविंग्स बढ़ेगी आपकी। देखो सेविंग्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो आपका देखेंगे मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी आपकी जो फैक्ट्रीज जो खाली थी या फिर जो दुकानें जो खाली थी, अब लोगों के पास आ जाएगा पैसा। किसकी वजह से? जो टैक्स देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा अब इतना। सिंप्लीफाइड टैक्स फॉर्म कर दिया जाए, क्लियर डायरेक्ट लैंग्वेज बनाया रहेगा, ताकि आपका रिड्यूस लिटिगेशन जितनी भी उनको कम कर दिया जाए। रेवेन्यू इंपैक्ट क्या होगा? 1 लाख करोड़ रेवेन्यू फोरगोन हो जाएगा, मतलब 1 लाख करोड़ तक का गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है कि ठीक है इतना हम पैसा टैक्स में ये बचा लेंगे, मतलब दे देंगे लोगों को, ठीक है। रिवाइज टैक्सेशन क्या बोला गया है कि जो 12 लाख से ऊपर जो टैक्स होगा उसको भी रिवाइज किया गया है, उसके टैक्स स्लैब्स को भी बढ़ा दिया गया है, चेंज कर दिया गया। ये रहा। तो 0 से 4 लाख, फॉर एग्जांपल किसी की 13 लाख सैलरी है, ठीक है, तो 13 लाख सैलरी में 0 से 4 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख पे उस पर 5% लगेगा। देन 8 से 12 पे उसका 10% लगेगा। देन आपका अगले 12 से 16 लाख, क्योंकि 13 लाख इसी में है ना, उसको 15% लगेगा, यानी उसके अगले 1 लाख पे 15% टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से आपका टैक्स बनाया गया है, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। तो रिवाइज टैक्स रेट्स को भी, इनको भी रिवाइज कर दिया गया है। जो आपका 20 से 24 लाख रहेगा उसका 25%, उससे अबाउट 24 लाख रहेगा उसका 30% टैक्स स्लैब बना दिया गया है, ठीक है। देन टीडीएस, टीसीएस। टीडीएस मतलब आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस मतलब आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। दोनों में डिफरेंस है। टीसीएस में आपका लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल रेमिटेंस आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है या जा रहा है, तो उस पे लगता है, ठीक है। टीडीएस किस पे लगता है? फॉर एग्जांपल आप रेंट ले रहे हैं तो उस पे टीडीएस लग गया, आप सैलरी ले रहे हैं उस पे टीडीएस लग गया। तो आपका सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि टीडीएस रेट्स को, उनको थ्रेशोल्ड्स को। सीनियर सिटीजन के लिए क्या बोल दिया गया है? फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो मिलता था सीनियर सिटीजन को, ठीक है, वो 50,000 था पहले, उसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया कि फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 से ऊपर, तो उस पर इंटरेस्ट लगता था। अब वो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, लिमिट को 1 लाख कर दिया गया है। टीडीएस रेंट की कितनी थी पहले? 2.5 लाख थी, वो बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है कि एनुअल लिमिट अगर आप 6 लाख तक का रेंट ले रहे हैं तो आप पे कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। टीसीएस ऑन आपके एलआरएस क्या रहे? थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दी गई है 10 लाख तक। देन हायर टीडीएस रहेगा अप्लाई ओनली इन नॉन पैन केसेस। जितने भी आपके हायर टीडीएस है नॉन पैन केसेस में ही अप्लाई करने हैं। और डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप जो टीसीएस नहीं दे पा रहे थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, पेनल्टीज तो लगती थी, साथ में क्रिमिनलाइज कर दिया जाता। अब आपको नो पेनल्टीज फॉर डिलेइंग टीसीएस इफ पेड ड्यू डेट। ड्यू डेट पे अगर आप पे कर देते हैं कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी, और पेनल्टी तब लगेगी उसके मतलब क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, ओनली पेनल्टीज लगेगी बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या बताया गया है? रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें क्या बताया गया? जो रिड्यूसिंग कर दिया गया कंप्लायंस बर्डन को। कौन सा? चैरिटेबल ट्रस्ट में जितने भी पैसा आ रहा है, रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी गई है आपकी, कितने? 10 साल तक, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जितनी भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड, नील एनुअल वैल्यू अलाउड फॉर 2 प्रॉपर्टीज। पहले क्या होता था? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, इसमें आप रहो चाहे ना रहो, आपका दूसरा घर है उसमें चाहे आप रहो चाहे ना रहो, बट गवर्नमेंट आपसे उस पर इंटरेस्ट या टैक्स लेगी ही लेगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को 2 कर दिया गया कि आपकी 2 जगह पे आप रहें चाहे ना रहें आपके टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आर्म्स आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या बोल दिया गया? आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोला गया? आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ठीक है, आपस में डिस्कस कर लिया कि भाई मैं ये तेरे को इतना सामान इतने में दूंगा, सेकंड वाली कह रही है कि ठीक है तो इतने में दे। पैसा डिस्कस हो गया है, टर्म्स जितने भी टर्म्स हैं वो डिस्कस हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, ठीक है। फिक्स हो गया सब कुछ प्राइस। पहले क्या होता था कि ये 1 साल तक का होता था, नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है, चेंज करना पड़ता था। चेंज करना हो चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया गया है कि ठीक है ये आप चेंज मत कीजिए, आपको 3 साल तक का ये एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप डिटर्मिनेशन स्कीम के तहत 3 साल तक आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल देते हैं आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। क्यों किया? ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके। अदरवाइज क्या करता है? फिर से वही डॉक्यूमेंटेशन, फिर से वही जाना कहां पर? ऑफिस में जाके, और टाइम कंज्यूम होता था ज्यादा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोसेस नहीं हो पाती थी।
सेफ हार्बर रूल भी इसी के तरह है, ठीक है भाई, छोड़ो तुम इस पे छोड़ो, तो आपका क्या कर देते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं टैक्स, ठीक है। सेफ हार्बर रूल यही कहता है कि आपको फिक्स कर लिया गया है एक टैक्स, ठीक है, इसी पे आपका फॉर्म चलेगा। तो इसमें भी यही बोला गया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया स्कोप फॉर टैक्स सर्टेनिटी। देन आपका आता है एनएसएस विड्रॉल, जितने भी आपकी नेशनल सेविंग स्कीम थी, ठीक है, 2002 तक थी है। अब इसके बाद जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, इससे आपका जितना भी आपका इंटरेस्ट आ रहा था, उस पर भी आपका टैक्स लगता था। अब वो टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम्प्ट कर दिया गया 29 अगस्त 2024 से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है कि आप उसको अब निकाल भी सकते हैं उस पैसे को, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एनपीएस वत्सल्य स्कीम, ये भी जो 18 साल के बच्चे, जो माइनर बच्चे थे, उनके लिए स्कीम लाई गई थी। 18 साल के नीचे के जो बच्चे थे उनके लिए सिमिलर बेनिफिट्स दिए गए हैं एनपीएस स्कीम्स के तहत, सेम बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। देन नेक्स्ट आता है आपका टैक्स सर्टेनिटी एंड इन्वेस्टमेंट इन आपका इंसेंटिव्स। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्स है, प्रिज्यूम किया गया है, ठीक है, यानी आप कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपना, फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में अपना प्रोडक्ट बेच रही है या दे रही है या कुछ हेल्प कर रही है, तो उसका क्या कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ भाई हमें मतलब नहीं है तुम कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के तहत आपका एक लमसम अमाउंट बताइए कि इतना आपका बन रहा है, टर्नओवर इतना बन रहा है, इंडिया के तहत हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपकी कितनी इनकम बनती है, उसके तहत आपका टैक्स डिसाइड होगा। ये नहीं है कि आपका कितना कमा रहे हो, ये तो लूप होल्स हो गए, और काफी मतलब आप समझेंगे कि इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी इश्यूज आते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक, कभी कोई किसी का कोई इशू है, किसी का कुछ इशू है, किसी को टैक्स अलग फॉर्म में देना पड़ रहा है, किसी को इंपोर्ट में कोई इशू आ रहा है, किसी को एक्सपोर्ट में कोई इशू आ रहा है, तो इन सबको हटा के डायरेक्ट बोल दिया गया टर्नओवर बताओ, इंडिया के टैक्स कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपका कितनी इनकम बन रही है, उसके तहत आपको प्रिजम्पटिव टैक्स बना दिया गया है, ठीक है। देन रहेगा भाई सेफ हार्बर, वही वाली चीज की एक फिक्स कर दिया गया है, आपका प्री डिटरमाइंड आपका टैक्स फॉर्म बना दिया गया है। टैक्स सर्टेनिटी फॉर कंपोनेंट स्टोरेज के लिए जितना भी आपका सर्टेनिटी बना दी गई, जितने आप कंपोनेंट स्टोर कर रहे हैं इंडिया में। फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्रोवाइडिंग सर्विस, जितनी भी आपकी नॉन रेजिडेंशियल आपकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे रहेगा। टनेज टैक्स, आपका जो टन के हिसाब से जो टैक्स होता है, भाई अंदर क्या सामान है अब वो खोल खोल के थोड़ी ना देखेंगे, तो क्या बोल दिया गया, जितना आपका किलो का फॉर एग्जांपल टन के हिसाब से जो सामान है उसमें आपका टैक्स लगता है, स्कीम बताती है, ठीक है, ताकि वही चीज इश्यूज ना हो, ठीक है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में काफी टाइम लगता था, तो क्या कर दिया टन के हिसाब से रहेगा। पहले क्या था आपका, जितना भी सी में जो होते थे उनमें होता था, सी वेसल्स में होता था, अब बोल दिया गया जो एक्सटेंड कर दिया गया अंडर योर इंडियन वेसल एक्ट के तहत, इनलैंड वेसल्स भी रहेंगे, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, किसमें, आपके टनेज या टनेज टैक्स स्कीम के तहत। नेक्स्ट आपका स्टार्टअप इनिशिएटिव दिया जाएगा, आपका जो इनकॉर्पोरेटिव एक्सटेंड कर दिया गया है, बेनिफिट दिया जाएगा, जो 1/4/2030 से पहले बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स रहेगा, एआईएफ आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टैक्सेशन में क्या रहेगा, आपका सर्टेनिटी रहेगी ऑन सिक्योरिटी गेन फॉर इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल गेन के तहत देखा जाएगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है या इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन प्रोजेक्ट में, आपका लगा लीजिए हाउसिंग ही बन रही है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसमें उसका कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, उसमें जो गेन मिलता है गवर्नमेंट जो उसको प्रोवाइड करती है, जो प्रॉफिट हुआ डिविडेंड हुआ वो प्रोवाइड करती है, तो उस पर जो टैक्सेशन लगता है, तो उसमें क्या बोलेगा, सर्टेनिटी ला दी ऑन सिक्योरिटी गेन फॉर इंफ्रा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें सर्टेनिटी ला दी गई है, ठीक है, ऑन सिक्योरिटी गेन्स। देन आपका क्या रहेगा, सोवरेन एंड पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट डेडलाइन बना दी गई है, एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2030, ठीक है, सोवरेन एंड पेंशन फंड्स के तहत। देन आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस लाए गए हैं, कस्टम टैरिफ रैशनलाइजेशन, जितने भी टैरिफ हैं, टैरिफ रेट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके कस्टम लगते हैं, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज लगती है। अब क्या किया उनको, जो 7 थे टैरिफ रेट्स में, जो 7 और रिमूव कर दिए गए हैं, अब आपको केवल 8 रह गए हैं। सेस और सरचार्ज, सेस का मतलब क्या होता है आपका, टैक्स ऑन टैक्स, याद रखना, सेस इज योर टैक्स ऑन टैक्स, और सरचार्ज क्या होता है, इनकम टैक्स। किसी आप स्लैब से ऊपर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 25 लाख से ऊपर चले गए तो आप पर सरचार्ज लगेगा, फॉर एग्जांपल 10% लग गया, ठीक है, 25 लाख से ऊपर जाते ही आप पे सरचार्ज लग जाएंगे, राइट।
तो दैट इज योर सरचार्ज। ऑन सेस सरचार्ज लिमिट कर दी गई है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज रिमूव कर दिए गए हैं ऑन योर 82 टैरिफ लाइंस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मार्केट में वही पैसा आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा सरचार्जेस लग रहे हैं, सेस लग रहे हैं। देन आपका क्या रहेगा? रेवेन्यू इंपैक्ट होगा। इससे रेवेन्यू कितना इंपैक्ट हो रहा है? 2600 करोड़ इंपैक्ट हो रहा है। रिलीफ ऑन ड्रग इंपोर्ट्स में जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं 36 फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उन पे जितने भी 36 हैं फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी के तहत। देन आपका क्या रहेगा? कंसेशन ड्यूटीज में 6 आपके मेडिसिन को 5% पे ड्यूटी पे रखा गया है। और आपका जो पेशेंट असिस्टेंट रहेगा 30 मोर मेडिसिन और आपका 13 न्यू प्रोग्राम्स एडिड टू योर एग्जाम्पशन लिस्ट। ये लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताया गया है, ये डाटा है, राइट। रिलीफ ऑन योर ड्रग इंपोर्ट्स में जितनी भी ड्रग इंपोर्ट्स होंगे उनमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उनको हटा दिया गया है, एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। सपोर्ट टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन, मैन्युफैक्चरिंग की जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन रहेंगे उसमें भी यही बताया गया है। जैसे आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनमें एग्जाम कर दिया गया है बेसिक आपकी कस्टम ड्यूटी को ऑन योर 15 मिनरल्स लाइक योर कोबाल्ट, लिथियम आयंस वेस्ट। ठीक है, टेक्सटाइल में भी यही बोला गया है कि जो आपकी सटललेस लूम्स एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। बीसीडी आपका नाइटेड फैब्रिक है 20%, इतना याद करने की जरूरत इसमें नहीं है, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो आपका पैनल्स हैं बीसीडी उनकी इंक्रीज कर दी गई है 20%। क्वेश्चन ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो आपकी एलसीडीज हैं फॉर एग्जांपल बीसीडी उन पे कितना बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है 20%। ओपन सेल कंपोनेंट बीसीडी रिड्यूस कर दी गई है आपकी 5%। ओपन सेल्स के जो पार्ट्स आ रहे हैं इंडिया में उनके डिक्रीज कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। लिथियम आयन बैटरी क्या करेंगे? ऑब्वियसली हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें काम करना है। अब नितिन गडकरी जी भी आप देख रहे हैं आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और आपके लिथियम आयन बैटरी वाले जो व्हीकल्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, उनमें क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं फॉर 35 ईवी एंड 28 मोबाइल बैटरीज कैपिटल गुड्स के लिए। शिपिंग में क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट कर दिया गया बीसीडी एग्जेम्प्ट फॉर शिप मटेरियल्स को एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल के लिए। टेलीकॉम की अगर बात की जाए तो बीसीडी ऑन आपका इथरनल आपके स्विचेस रिड्यूस कर दिए गए 20% टू 10%। देन आपका हैंडलूम का आ जाएगा, हैंडीक्राफ्ट्स में एक्सपोर्ट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल से 3 आपका +3 मंथ्स। ठीक है, देन आपका क्या रहेगा? लेदर में आपका एक वेट ब्लू लेदर रहता है, एक आपका क्रस्ट लेदर रहता है, दोनों को इस पे तो बीसीडी एग्जाम्प्ट कर दी गई है और इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। मरीन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो फ्रोजन फिश पेस्ट रिड्यूस कर दिया गया 30% टू 5%। देन आपका बीसीडी ऑन फिश आपका जो फिश हाइड्रोलिसेट जो रहेगा रिड्यूस कर दिया गया 15 टू 5%। देन आपका रेलवे एमआरओ रहेगा, इंपोर्ट जितना भी इंपोर्ट बेनिफिट्स है सेम एज एयरक्राफ्ट एंड शिप्स। एमआरओ आपका मेंटेनेंस रहेगा, ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया है इसको। इंपोर्ट बेनिफिट्स को सेम रखा गया है एज एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, रेलवे व एमआरओ को। देन रहेगा आपका एक्सपोर्ट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 2 साल तक का। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट किसके रहेंगे? स्पोर्ट फॉर टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हम इंडिया में क्या काम कर रहे हैं? मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया तो है ही, और नेक्स्ट जो स्लोगन दिया गया है मेक फॉर वर्ल्ड, ये डिस्कस किया गया है। तो ये सारा आपका बजट का डिस्कशन था, मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, क्या क्या बढ़ाया है, क्या क्या घटाया है, टैक्स कितना बढ़ाया कितना घटाया है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। एक एक स्कीम्स हम अलग से भी कर लेंगे, ठीक है, ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। इन स्कीम्स को भी हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि बजट में क्या क्या डिस्कस किया था, उन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया है, डिस्कस किया है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।